Hello, बच्चों. Let us start a new chapter from our science book. That is chapter 2 Microorganisms, Friend and Foe. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. वो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपने बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे फ्रेंड हैं या फिर फो हैं. फ्रेंड वी नो दैट कि फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त एंड फो मीन्स एनिमी, दुश्मन. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. तो हमने बहुत प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स अपने आसपास देखे हैं. बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको कि हम देख सकते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको हम माइक्रोब्स कहते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो का मतलब होता है बहुत स्मॉल. तो इन एनिमल्स को हम देख नहीं सकते हैं विथ नेकेड आई. इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस. तो कई बार हमने बारिश के दिनों में देखा है कि जो ब्रेड होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और हम उसके ऊपर देखते हैं कि कुछ ग्रे कलर का वाइट पैचेस आ गए हैं. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अब आप इन पैचेस को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू या लेंस के थ्रू आप जब देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेंगे छोटे छोटे ब्लैक कलर के कुछ राउंड राउंड स्ट्रक्चर. अब ये जो स्ट्रक्चर हैं ये वहाँ पर कहाँ से पहुँचे, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. As the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? Now यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जहाँ पर हमें थोड़ी हल्की moist soil लेनी है, उसको एक बीकर में जार में डाल देना है और फिर पानी डालने के बाद उसमें हमें जो है सॉइल पार्टिकल्स जो है वेट करना है कि सॉइल पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाए. अब हमें उसमें एक बूंद उसमें से निकालनी है, एक ड्रॉप लेनी है उस बीकर से और उसको ले जाकर माइक्रोस्कोप के नीचे हमें देखना है. हम क्या देखेंगे वहाँ पर हमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे. Now take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. अब सेम एक्टिविटी हमें वापस से करनी है. यहाँ पर हमें जो है पानी की ड्रॉप्स लेनी है फ्रॉम द पॉन्ड. Now, do you find any tiny organisms moving around? तो बिल्कुल हमें वहाँ पर जो है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूव करते हुए नजर आएंगे. These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चाहे हमने सॉइल का सॉल्यूशन लिया है या फिर हमने पॉन्ड से वाटर लिया है, वहाँ पर हमें यानी मिट्टी और पानी दोनों ही जगह हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो हैं वो नज़र आते हैं. These microorganisms are microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. तो ये इतने छोटे माइक्रोब्स हैं कि हम इनको बिना किसी की मदद के यानी बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के हम इन्हें देख ही नहीं सकते. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जिनको जो कि ब्रेड पे फंगस जो हो जाती है ना, वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से, नॉर्मल जो मैग्नीफाइंग ग्लास आते हैं उसको हम देख सकते हैं. बाकी सबको मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते, बाकी सबको हमें माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ेगा क्योंकि ये माइक्रोब्स हैं, है ना, इसीलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. यानी इनका साइज इतना छोटा है इसीलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, मतलब कि इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर. नाउ फर्स्ट वन वी विल हैव वायरसेस. अब क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में वायरसेस को नहीं रखा है ना, अगर हम ऊपर देखें तो जो ग्रुप्स में इनको बांटा गया है उसमें वायरसेस जो है इनको नहीं रखा गया है. होते तो ये भी माइक्रोब्स ही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, लेकिन इनको इस कैटेगरी में क्यों नहीं रखा है? लेट्स सी दैट. वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये जो वायरसेस होते हैं ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अलग है.
अब क्या इनमें डिफरेंस है? However, they reproduce only inside the cells of the host organism. ये रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं? सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ये जिस बॉडी के अंदर जाएंगे, है ना, ये वहीं पर जाकर रिप्रोडक्शन का काम करेंगे। ये बाहर ऐसे जैसे ये घूम रहे हैं ना, तो इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता जब तक ये किसी की बॉडी में एंटर नहीं करेंगे, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। अब ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग ही हो। ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई प्लांट हो सकता है, ये कोई एनिमल हो सकता है। Some of the viruses are shown in figure. The common ailments are cold, influenza and most coughs are caused by viruses. ये कुछ diseases हैं जो कि viruses की वजह से ही होती हैं, जैसे कि cold है, फ्लू है, या कई बार जो हमें कफ हो जाता है वो भी viruses की वजह से ही होता है। Now serious diseases like polio and chickenpox are also caused by virus. अब ये जो पोलियो या चिकन पॉक्स है, ठीक है, ये भी होता है वायरस की ही वजह से। ठीक है, ये जो बीमारियां हैं, पोलियो हो गया या चिकन पॉक्स हो गया, ये भी किसकी वजह से होती हैं? ये भी वायरस की वजह से ही हम इंसानों में हो जाती हैं। Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases. अब हमने यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, तो कुछ बीमारियां हैं जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। प्रोटोजोआ बेसिकली यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसकी वजह से हमें डाइसेंट्री या मलेरिया हो सकता है। लेकिन मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। जी नहीं, मलेरिया मच्छर के काटने से ही होता है, लेकिन उसके जो बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करके एक प्रोटोजोआ रहता है, वो हमारी बॉडी में एंटर होने की वजह से हमें मलेरिया होता है। और जो टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस हैं, ये होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। इनके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? इनके लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। Now you have learned about some of these microorganisms in class 6 and 7. अब इनके बारे में जो है हम पहले क्लास 6 या 7 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं, बैक्टीरिया कैसे दिखता है माइक्रोस्कोप में। क्लैमिडोमोनाज है, स्पाइरोगायरा है, ये दोनों ही एल्गे हैं। हम प्रोटोजोआ में देखेंगे तो अमीबा और पैरामीशियम के पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये ब्रेड मोल्ड है नेक्स्ट पिक्चर। देन वी हैव पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, जो कि फंजाई हैं, ये फंगस जिन्हें हम कहते हैं, ये तीनों ही फंगस हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कहाँ रहते हैं? पहले हम वायरस की पिक्चर देख लेते हैं कि वायरस कैसे दिखता है ना, आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सिंगल सेल के भी बने हो सकते हैं। सिंगल सेल में जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गे हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, या फिर ये मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं, एक से ज्यादा इसमें सेल्स हो सकते हैं, जैसे कि एल्गे और फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। अब ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी एनवायरनमेंट में जीवित रह सकती हैं, चाहे तो आइस कोल्ड क्लाइमेट हो या फिर गर्म से गर्म स्प्रिंग का मौसम हो, या डेजर्ट हो, या कोई मार्शी लैंड हो, है ना, किसी भी मार्शी मीन्स दलदली लैंड हो, तो किसी भी मौसम में, एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जा सकते हैं, है ना। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। अब ये हो सकता है किसी बॉडी के अंदर पाए जाते हो या ऐसे ही फ्रीली एग्जिस्ट करते हो। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस। अब जरूरी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये हमेशा ही हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये हमें बीमार ही बनाए। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ हैं जो हमें डिसीजेस देते हैं। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे एक के बाद एक। अब पहले तो हम पढ़ेंगे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कई तरीके से हमारे काम आते हैं। जैसे कि हम जब दही बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं या केक बनाते हैं, तो जब हम ब्रेड या केक बनाते हैं तो हम जो भी मिक्सचर होता है उसको फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसके लिए भी एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जिसको हम यीस्ट कहते हैं।
राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे अच्छे काम के लिए, तो इसको हम फ्रेंड कह सकते हैं। या दही बनाने के लिए बैक्टीरिया, जो दही दूध को दही में कन्वर्ट करता है, वो भी बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो ये हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। तो एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रेस्पॉन्सिबल है। They are also used in cleaning up the environment. For example, the organic waste, vegetable peel, remain of animals' feces are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Now, recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो क्या होगा? जो वेजिटेबल पील्स हैं, एनिमल के वेस्ट हैं, है ना, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि फीसेस है ना, वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट्स हैं, रिमेन्स हैं एनिमल्स के, है ना, डेड एनिमल है या प्लांट है, इन सबको ईट अप करके जो है स्पेस को क्लीन करने का काम जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। ये उसको ब्रेक करते हैं, हार्मलेस यूजेबल सब्सटेंसेस के लिए में कन्वर्ट करते हैं, और ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और ये वापस से जो है रीयूज प्लांट के थ्रू वापस से रीयूज हो जाता है। ठीक है। नाउ रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। अब बैक्टीरिया को भी जो है मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए राइजोबियम जो था वो हेल्प करता था नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन रेस्पॉन्सिबल है ब्रेड या कर्ड को बनाने के लिए। Now you have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria. तो ये तो हम ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि कैसे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है एक बैक्टीरिया। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. तो हमारे घर में हम देखते हैं कि हमारी जो मम्मी है ये थोड़ा सा दही लेकर गर्म दूध में डाल देती हैं। और क्यों डालती हैं ये? ताकि वो जो पूरा दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाए। Now, curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. अब कर्ड के अंदर जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर जो है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये प्रमोट करता है कर्ड को बनने के लिए, है ना, दूध से दही को कन्वर्ट होने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ये मल्टीप्लाई होता है मिल्क में और पूरे के पूरे दूध को जो है दही में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। अब ये जो बैक्टीरिया है इसको दूसरी चीजों में भी यूज किया जाता है, जैसे कि चीज बनाने में, अचार बनाने के लिए, या कोई और फूड आइटम है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। अब ये जो कर्ड है ये हम रवा इडली बनाने के लिए या भटूरा बनाने के लिए हम यूज करते हैं। कैन यू गेस व्हाई? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। तो ये जो है बैक्टीरिया है ना और यीस्ट जो है ये हमें हेल्प करते हैं राइस इडली या डोसा बैटर को फर्मेंटेशन के लिए। Now here one activity is given. Take half kilogram flour, atta or maida, add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder and net to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? तो फर्मेंटेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम जो है आटा या मैदा जो है हम लेते हैं, उसको घोलने के बाद में, डो बनाने के बाद में उसमें हम यीस्ट ऐड कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि आटा जो है या मैदा जो है वो ऊपर की तरफ में उड़ गया है। Now yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. तो ये जो आटा है ये ऊपर क्यों उठ जाता है? क्योंकि यीस्ट जो है ये प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत तेजी से प्रोड्यूस करती है। Now bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. और जगह जगह जो है ये गैस फिल हो जाती है आटे में और उससे उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. ठीक है, तो इसीलिए जो है वो यीस्ट को यूज किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री या केक्स को बनाने के लिए। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका कमर्शियल यूज क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड।
Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूज किए जाते हैं लार्ज प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड जो कि विनीगर है। तो ये जो है जब लार्ज क्वांटिटी में हम बनाते हैं तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है नीड होती है। यीस्ट भी जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन, चाहे अल्कोहल बनाए चाहे वाइन बनाए, उसमें यूज किया जाता है। अब यीस्ट जो है इसको ग्रो करने के लिए जो है नेचुरल शुगर्स जो होती हैं ग्रेन में, जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस, इनको यूज किया जाता है। Now here one more activity is given. Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. Dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it. Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? अब यहाँ पे क्या एक्टिविटी दी है कि 500 ml बीकर में हमें 3/4 पानी से उसको भर देना है, आधे से ज़्यादा जो है पानी से उसको फिल कर देना है। अब इसमें 2 या 3 चम्मच हमें इसमें शुगर डाल देनी है और ½ टीस्पून जो है हमें इसमें यीस्ट पाउडर डाल देना है। इसको कवर करके रख देना है 4 to 5 आवर्स। और अब हमें इसको स्मेल करना है। तो कैसे स्मेल आएगी? इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। अब ये जो स्मेल आ रही है ये हमें अल्कोहल की स्मेल आ रही है, क्योंकि शुगर को जो है कन्वर्ट कर दिया है ईस्ट ने अल्कोहल में। इस प्रोसेस ही को बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या होता है फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन का मतलब है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। ना लुइस पैस्चर ने ही डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन इन द ईयर 1857। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिकल में या मेडिसिनल क्या यूज है। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. तो जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो है हमें एंटीबायोटिक की टैबलेट्स या कैप्सूल्स या फिर इंजेक्शंस हमें देते हैं। वो इंजेक्शंस या टैबलेट्स या कैप्सूल्स होते हैं पेनिसिलिन के। और ये जो पेनिसिलिन है ये आता है, ये जो मेडिसिन है ये बनती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. अब ये जो मेडिसिन है, ठीक है, ये जो मेडिसिन है जो पेनिसिलिन है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अगर हम इसके नाम को तोड़ें तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक्स जो है वो यानी जो भी हमारे अंदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो भी बैक्टीरिया है या फिर और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, यानी वो लाइफ के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में डिसीज पैदा कर रही है। Now these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आज के समय में हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं या तो बैक्टीरिया से या फिर फंजाई से। और जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजी एंड बैक्टीरिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एंटीबायोटिक्स के जो कि बनाए जाते हैं फंजी या फिर बैक्टीरिया से। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. तो ये जो पेनिसिलिन है इसकी डिस्कवरी हुई थी, जो इसके डिस्कवरर थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1929 में इसको डिस्कवर किया था और ये अचानक से डिस्कवर हो गया था कि वहाँ पर जो है ये अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जहाँ पर ये डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। सडनली उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है स्पोर्स उनको नजर आए जो कि लिटिल ग्रीन मोल्ड की तरह दिख रहे थे उनके एक प्लेट में। फिर उन्होंने वहां पर ऑब्जर्व किया कि ये जो मोल्ड है ये प्रिवेंट कर रही है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, और उसने जो है और कुछ बैक्टीरिया को मार के खत्म भी कर दिया है। तो फिर यहीं से फिर जो है पेनिसिलिन, मोल्ड पेनिसिलिन जो था वो प्रिपेयर किया गया।
The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. अब ये जो एंटीबायोटिक्स है इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है ग्रो करके, जो कि है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको ग्रो किया जाता है ताकि बहुत सारी डिसीजेस जो है उनको क्योर किया जाए. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. अब ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है, ताकि उनके जो है मिक्स किया जाता है उनके खाने के अंदर, ताकि जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है जानवरों में उसको रोका जा सके. और ना सिर्फ जानवरों के बल्कि प्लांट्स जो हैं इनको भी डिसीजेस से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट दिया है कि आप खुद से एंटीबायोटिक्स को नहीं ले सकते, है ना, कि भाई अब हमें तो मालूम है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है और बहुत सारी दवाइयों के नाम तो हमें मिल गए हैं तो हम खुद ही जाकर ले आते हैं मेडिकल शॉप से. तो ऐसा नहीं है. जब तक कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते, कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते, तब तक आप जो है एंटीबायोटिक्स को ऐसे ही नहीं ले सकते. और इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि अगर हम ज्यादा डोसेज ले लेते हैं एंटीबायोटिक्स का, या हमें जरूरत नहीं है लेकिन तो भी हम एंटीबायोटिक्स अगर ले रहे हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है. यानी इफेक्टिवनेस जो वो काम कर रहा है वो फिर उस प्रकार से काम नहीं करेगा. अगर फ्यूचर में हम कभी बीमार पड़ते हैं तो वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो है वो हमारे लिए प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं जिसको एंटीबायोटिक्स किल कर देती है अगर हम अननेसेसरी उसको लेते रहते हैं. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. तो अगर हमें कोल्ड या फ्लू हुआ है और अगर हम एंटीबायोटिक्स लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो कोल्ड एंड फ्लू है वो वायरसेस के थ्रू होता है. एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करती. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीन. और वैक्सीन क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे. Now, why are children या infants given vaccination? हमने बहुत सुना है कि बच्चों को जो है वैक्सीनेशन दिया जाता है, टीकाकरण होता है. ये क्या होता है? When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. तो जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो हमारी खुद की बॉडी की ये खासियत होती है कि वो खुद ही अपने आप से ही जो है माइक्रोब से लड़ना शुरू कर देते हैं. ठीक है, जो हमारे WBC होते हैं वो डिसीज से लड़ने का काम जो है वो शुरू कर देते हैं. इनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज. ये जो भी बाहर से कोई भी फॉरेन मटेरियल आ रहा है ना, ये उससे फाइट करते हैं. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन. अब अगर दोबारा वही माइक्रोब वापस से आ रहा है तो उससे किस तरीके से फाइट करना है हमारी बॉडी को ये भी पता होता है. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. अब ये जो डेड या वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं, जब हम हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो फाइट करती है और लड़ती है उस पर्टिकुलर जो भी हमारी बॉडी में अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ गया है तो हमारी बॉडी खुद से उससे लड़ाई करती है. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, एक एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन गई है, ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी है हमारे शरीर में हमेशा रहती है, फॉरएवर. दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. तो वैक्सीन एक्चुअल में क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पोलियो की जो वैक्सीनेशन दिया जाता है तो वो एक्चुअल में क्या होता है, पोलियो के ही माइक्रोब्स होते हैं, उनको वीक कर दिया जाता है. ठीक है, या तो डेड कर दिया जाता है या वीक कर दिया जाता है और उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है. यानी पोलियो से बचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर पोलियो के ही माइक्रोब्स को डाला जाता है. हमारी बॉडी उससे लड़ना सीख जाती है. तो जब कोई रियल में पोलियो का माइक्रोब आएगा तो हमारी बॉडी को मालूम है कि उससे कैसे लड़ना है ना. जब कोई स्ट्रांग माइक्रोब आएगा पोलियो वाला तो हमारी बॉडी को मालूम है कि कैसे लड़ना है उससे. तो इस तरीके से जो है वैक्सीन काम करती है.
Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. अब वैक्सीनेशन जो है वो कई बीमारियों के लिए दी जाती है, जैसे कि कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, इन सब के लिए ही वैक्सीनेशन दिया जाता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो एडवर्ड जेनर जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। Now, in your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your पेरेंट्स। नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन हियर फॉर यू कि जहाँ पर आपको अपने बचपन में जितने भी इंजेक्शंस लगे थे बीमारियों से लड़ने के लिए, है ना, जितने भी डोसेज आपको डोजेस दिए गए थे, चाहे वैक्सीन है बीमारियों से लड़ने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट तैयार करनी है और इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. तो ये important है बच्चों को प्रोटेक्ट करना बीमारियों से, खतरनाक बीमारियों से बच्चों को प्रोटेक्ट करना। तो जितने भी ज़रूरी वैक्सीन्स होते हैं ये नियर बाय हॉस्पिटल में मिल जाते हैं। हमने टीवी और न्यूज़पेपर में भी इनके बारे में जगह जगह दीवारों पर लिखा होता है ना, 2 बूंद पोलियो की। तो ये हमने कई जगह एड्स देखे हैं जहां पर बच्चों को पोलियो के लिए, बड़ों को पोलियो के लिए जागरूक किया जाता है कि अपने बच्चों को पोलियो का वैक्सीन दें। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो जो पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं ये एक्चुअल में क्या है, ये बच्चों को वैक्सीन ही दी जाती है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. ये जो वर्ल्ड वाइड कैंपेन है स्मॉल पॉक्स के लिए, इसकी वजह से क्या हुआ है कि पूरी ही दुनिया से स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हो गया है, खात्मा हो गया है। Now these days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो अब जो है लार्ज स्केल पे वैक्सीन को बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही, ताकि ह्यूमन और एनिमल्स को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। Now increasing soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. तो हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि कैसे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है फ्री एयर से, और कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को ये इम्प्रूव करता है। और ये जो माइक्रोब्स हैं इनको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब ये जो हम पिक्चर्स देख रहे हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया की ही पिक्चर्स हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. अब ये जो बूजो एंड पहेली हैं ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्कूल का गार्डनर है, माली है, वो किस तरीके से मैन्योर बना रहे हैं। अब ये जो है बूजो एंड पहेली अपने फ्रेंड्स के साथ में जाकर ये है वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स को जाकर नियर बाई हाउसेज या गार्डन से कलेक्ट करते हैं। दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और इन सारे ही सामान को वो डाल देते हैं गड्ढे में जो कि वेस्ट डिस्पोजल के लिए बनाया गया है। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. अब कुछ समय के बाद वहां पर देखते हैं कि सारा कुछ डिकम्पोज होकर मैन्योर में कन्वर्ट हो गया है, और बूजो और पहेली को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। Now take 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3 to 4 weeks. अब हमने 2 पॉट लिए हैं और दोनों में ही हाफ हमने सॉइल को फिल कर दिया है। एक पॉट में हमने प्लांट का वेस्ट डाल दिया है, भर दिया है, सूखी पत्तियां हैं, स्टेम है, सूखे हुए फ्लावर्स हैं, इन सभी को जो है हमने एक पॉट ए में फिल कर दिया है। और दूसरे पॉट में हमने फिल किया है प्लास्टिक का सामान, जैसे कि पॉलीथीन बैग हो गया, ग्लास की बॉटल्स हो गए, टूटे हुए पुराने खिलौने हो गए, इन सबको हमने एक दूसरे पॉट में भर दिया है। अब 3 to 4 वीक्स के बाद हम क्या नोटिस करेंगे कि जो पॉट ए है,
ठीक है, ये तो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गया क्योंकि हमने इसमें प्लांट वेस्ट डाल रखा है, ये डिकम्पोज हो गया। ये जो मैन्योर बनी हुई है प्लांट पॉट ए में, ये कन्वर्ट हो गई है मैन्योर में माइक्रोब्स के एक्शन की वजह से। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी रिलीज हुए हैं, ये प्लांट्स द्वारा वापस से यूज कर लिए जाएंगे। Now, did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such change? अब जो pot B है वहां पर कोई भी चेंज हमको नहीं नजर आएगा क्योंकि माइक्रोब्स ने वहां पर कोई काम नहीं किया है, किसी भी चीज को मैन्योर में कन्वर्ट नहीं किया है। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ग्राउंड। तो कभी कभी हम कहीं जाते हैं, रास्ते में हमें दिखते हैं कि बहुत सारे कुछ जानवर जो है वो हमें मरे हुए पड़े हुए दिखाई देते हैं और वो समय के साथ जो है वो अपने आप ही डिकम्पोज वहां पर हो जाते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसी भी बड़े से बड़े जानवर को या प्लांट को डिकम्पोज करके उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। These substances are again used by other plants and animals. अब ये जो बचा हुआ जो भी डिकम्पोज होने के बाद में जो चीज बची हुई है वो वापस से जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स द्वारा वापस से यूज कर ली जाती है। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिग्रेड करते हैं हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस और फिर एनवायरनमेंट को जो है हमारा क्लीन कर देते हैं।